तो पिछली बार हमने 1565 में विजयनगर साम्राज्य के पतन की बात की थी। दक्कन की सल्तनतें हम्पी के खंडरों पर आपस में लड़ने में इतनी उलझी रही कि उन्होंने उत्तर से आते हुए असली खतरे पर ध्यान ही नहीं दिया। मुगल साम्राज्य। हाँ, मुगल साम्राज्य। ये इतिहास का एक बड़ा ही आयरॉनिकल ट्विस्ट है। आप देखिए, दक्कन के सल्तनतों ने अपने दक्षिण में खड़ी एक मजबूत दीवार को खुद ही गिरा दिया और अनजाने में मुगलों के लिए दक्कन का दरवाजा खोल दिया। और विजयनगरी तो वो ताकत थी जो मुगलों को उत्तर में व्यस्त रखे हुए थी। बिल्कुल। और फिर 1600 तक आते आते उत्तर का वो अजगर आखिरकार दक्कन की दहलीज पर आ ही गया। मुगल बादशाह अकबर की फौजों ने अहमदनगर की राजधानी पर कब्जा कर लिया। निजाम शाही सल्तनत तो लगभग बिखर चुकी थी। हर तरफ भगदड़ मची हुई थी। और इसी पूरी तरह से टूट चुकी हारी हुई बाजी के बीच एक ऐसा शख्स दक्कन के रक्षक के तौर पर उभरा जो कभी गुलाम बनकर भारत लाया गया था। मलिक अंबर। मलिक अंबर। आज हम उसी की अविश्वसनीय कहानी की परतों को खोलेंगे। तो इन सारी लड़ाइयों और तारीखों के बीच पहले कहानी के हीरो को समझना जरूरी है। मलिक अंबर की कहानी शुरू होती है इथियोपिया से, जिसे तब एबिसिनिया कहते थे। वहां हरार में उसका जन्म हुआ था और उसका असली नाम था चापू। चापू? हाँ, चापू। गरीबी के वजह से उसके ही माँ बाप ने उसे बेच दिया था। वो यमन और बगदाद के गुलाम बाजारों से होता हुआ भारत पहुंचा और इसी सफर में उसका नाम बदलकर अंबर रखा गया और उसे इस्लाम कबूल करवाया गया। आखिरकार अहमदनगर के पेशवा मीरक दबीर, जिन्हें चंगेज खान के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने उसे खरीद लिया। और यहाँ कहानी में एक बड़ा ही मजेदार मोड़ आता है कि ये चंगेज खान खुद एक हबशी थे। हाँ, खुद एक एबिसिनियन थे जो गुलामी से उठकर पेशवा बने थे। उन्होंने अंबर में कुछ खास देखा। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। देखिए, चंगेज खान ने अंबर को सिर्फ एक गुलाम या सैनिक की तरह नहीं देखा। उन्होंने अंबर की काबिलियत को पहचाना, उसे कूटनीति, सैन्य रणनीति और जो फारसी फाइनेंशियल सिस्टम था उसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी। तो ये एक तरह की मेंटरशिप थी। बिल्कुल। गुलामी के पर्दे के पीछे एक शागिर्द तैयार हो रहा था। सही कहा। 1574 में अपने मालिक की मौत के बाद अंबर टेक्निकली एक आजाद इंसान बन गया। वो एक मर्सनरी कमांडर बना और अपनी काबिलियत के दम पर उसने जल्द ही 1500 घुड़सवारों की अपनी एक तगड़ी फौज बना ली। और फिर आता है साल 1600 का वो संकट, जब अकबर की सेना ने अहमदनगर के किले पर कब्जा कर लिया। ये एक गेम चेंजिंग मोमेंट था। जहां अहमदनगर के दूसरे बड़े बड़े सरदार मुगलों के सामने झुक गए। ये उनकी तरफ हो गए। हाँ, वहीं अंबर ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। उसने एक ऐसा मूव चला जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो मैदानी इलाकों से पीछे हटकर सह्याद्री के ऊबड़ खाबड़ और घरे पहाड़ों में चला गया। वहां उसने परंडा के एक किले में छिपे निजाम शाही वंश के एक राजकुमार को, मुर्तजा द्वितीय को ढूंढा। हाँ, मुर्तजा द्वितीय को, उसे सुल्तान घोषित किया और खुद उसका पेशवा और संरक्षक बन गया। उसने एक बिखरे हुए राज्य को पहाड़ों में दोबारा खड़ा कर दिया। बिल्कुल। उसने पहले जुन्नार को अपनी राजधानी बनाया और बाद में खड़की शहर की नींव रखी, जिसे आज हम औरंगाबाद के नाम से जानते हैं। यहीं पर दक्कन की मिलिट्री इकोलॉजी की उसकी गहरी समझ दिखाई देती है। मिलिट्री इकोलॉजी, ये क्या है? वो जानता था कि मुगलों की भारी भरकम सेना मैदानी इलाकों में अनबीटेबल हो सकती है, लेकिन सह्याद्री की इन पत्थर की लहरों को वो कभी नहीं जीत सकते अगर स्थानीय लोग उनका साथ न दें। तो उसने भूगोल को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ एक आम गलतफहमी दूर करनी होगी। मलिक अंबर ने गुरिल्ला युद्ध, या जिसे हम छापामार युद्ध कहते हैं, उसका आविष्कार नहीं किया था। मराठा बारगीर सदियों से इसका इस्तेमाल करते आ रहे थे। अच्छा, तो ये पहले से मौजूद था। फिर अंबर का कमाल क्या था? उसने ऐसा क्या अलग किया? उसका कमाल था इसे एक पर्सनल स्किल से उठाकर एक स्टेट पॉलिसी बनाना। उसने इसे एक सिस्टमैटिक मिलिट्री डॉक्ट्रिन का रूप दिया।
ये वैसे ही है जैसे कई लोग अच्छा खाना बना लेते हैं, लेकिन कोई एक उसे मास्टर शेफ के लेवल पर ले जाकर एक पूरा सिस्टम बना देता है। समझ गया। इसे समझने के लिए मुगलों की युद्ध शैली को देखना होगा। उनकी ताकत थी हेवी कैवलरी, भारी घुड़सवार सेना। हाँ, बड़े बड़े तुर्की घोड़ों पर भारी कवच पहने सैनिक, जिन्हें लड़ने के लिए सपाट जमीन चाहिए होती थी। इसके ठीक उलट अंबर की बारगीरगिरी लाइट कैवलरी पर टिकी थी। मतलब हल्की घुड़सवार सेना। बिल्कुल। इसमें छोटे फुर्तीले लेकिन बेहद मजबूत दक्कनी घोड़ों पर सवार मराठा सैनिक होते थे, जो रात के अंधेरे में भी पहाड़ी रास्तों पर बिजली की तेजी से सफर कर सकते थे। अंबर के आदेश एकदम साफ थे। मुगलों से कभी भी आमने सामने की लड़ाई मत लड़ो। उनकी सप्लाई लाइंस को काटो, उनके खाने पीने के सामान को जला दो, पानी के स्रोतों जैसे कुओं में जहर मिला दो। और इससे पहले कि मुगल अपनी भारी तोपें लगाकर तैयार हों, पहाड़ियों में गायब हो जाओ। ये तो एक ऐसी रणनीति थी जो बड़ी से बड़ी सेना को थकाकर और भूखा रखकर तोड़ देती थी। और ये रणनीति जबरदस्त कामयाब रही। आप देखिए 1610 तक अंबर की सेना में 10,000 हबशी और 40,000 मराठा सैनिक शामिल थे, और उसने जाधव और भोंसले जैसे ताकतवर मराठा परिवारों को सिर्फ भाड़े का सैनिक नहीं समझा। उन्हें शासन में भागीदार बनाया। हाँ, उन्हें ऊंचे पद दिए, जागीरें दी, और उन्हें ये महसूस कराया कि ये सल्तनत जितनी उसकी है उतनी उनकी भी है। इस पूरी मराठा केंद्रित रणनीति में क्या कोई खास परिवार थे जो अंबर के लिए बहुत जरूरी बन गए? यहीं से वो नाम सामने आने लगते हैं जिन्हें हम बाद में इतिहास में बहुत बड़ा बनते हुए देखते हैं। आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हैं। यहीं पे भोंसले परिवार का उदय होता है। शिवाजी महाराज के दादा मालोजी राजे भोंसले मलिक अंबर के सबसे भरोसेमंद और काबिल जनरलों में से एक बनकर उभरे। और अंबर ने उनकी काबिलियत का इनाम भी दिया होगा। बिल्कुल दिया। उसने मालोजी राजे को पूना और सूपे की जागीर दी, साथ ही शिवनेरी और चाकन के बेहद जरूरी किले भी सौंप दिए। एक मिनट, पूना, सूपे, शिवनेरी, ये तो वही जमीन थी, वही किले थे जहां भविष्य में स्वराज की नींव रखी जानी थी। बिल्कुल। और शिवाजी के पिता शाहजी राजे भोसले तो इसी अंबर स्कूल ऑफ वॉर में पले बढ़े थे। उन्होंने युद्ध की कला, कूटनीति, सब कुछ अंबर की देखरेख में ही सीखा। वो इतने महान सेनापति बने कि उस दौर के दस्तावेजों में उन्हें अक्सर वीरता का सूर्य कहा गया है। तो अंबर ने एक नई सेना बना ली, एक नई रणनीति बना ली और मराठा सरदारों को भी अपने साथ जोड़ लिया। लेकिन कागज पे ये सब बहुत अच्छा लगता है। क्या कभी कोई ऐसा मौका आया जब इस पूरी अंबर डॉक्ट्रिन का मुगलों की पूरी ताकत से आमना सामना हुआ हो, एक निर्णायक जंग? बिल्कुल आया। और वही मौका था 1624 में भातवड़ी की लड़ाई, जो दक्कन के इतिहास की सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। भातवड़ी की लड़ाई? हाँ, मुगलों और उनके सहयोगी बीजापुर की एक विशाल संयुक्त सेना, करीब 80,000 सैनिक, अंबर को हमेशा के लिए कुचलने के इरादे से आगे बढ़ी। 80,000 सैनिक? अंबर की सेना तो इसके सामने बहुत छोटी रही होगी। उसने इसका सामना कैसे किया? यहीं पर अंबर की मिलिट्री जीनियस का वो प्रदर्शन देखने को मिलता है जो आज भी हैरान कर देता है। उसने जानबूझकर शाही सेना को मानसून के दौरान भातवड़ी के एक निचले इलाके में आने दिया। ये एक ज्योग्राफिकल ट्रैप था। मतलब उसने इलाके को ही एक हथियार बना लिया। बिल्कुल। उसने मुगलों की सबसे बड़ी ताकत, उनकी भारी भरकम सेना को एक कीचड़ वाले जाल में फंसने दिया। ये तो बहुत बड़ा रिस्क था। रिस्क था, लेकिन उसके पास एक और तुरुप का इक्का था। उसने जो किया वो हाइड्रो वॉरफेयर यानी जल युद्ध का एक शानदार उदाहरण है। जल युद्ध? हाँ, आधी रात को जब मुगल सेना अपने कैंप में सो रही थी, अंबर के इंजीनियरों ने पास की नदी पर बने एक बड़े बांध को तोड़ दिया। एक मिनट, क्या उसे बांध तोड़ दिया? ये तो किसी फिल्म जैसा लगता है। क्या ये सच में हुआ? ये बिल्कुल सच है। बाढ़ का पानी जबरदस्त रफ्तार से मुगल कैंप में घुस गया और कुछ ही घंटों में पूरा इलाका घुटनों तक की कीचड़ वाले दलदल में बदल गया। मैं उस सीन की कल्पना कर सकता हूं। मुगलों के भारी घोड़े जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थे,
कीचड़ में फंस गए होंगे। उनकी तोपें बेकार हो गई होंगी। पूरी सेना में अफरा तफरी मच गई होगी। हल्की घुड़सवार सेना के साथ उन पर बिजली की तेजी से हमला कर दिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा बहुत ही ब्रूटल था। शाही सेना का लगभग सफाया हो गया। कई बड़े मुगल और बीजापुरी जनरलों को जिंदा पकड़ लिया गया। बाप रे। इस एक जीत ने ये साबित कर दिया कि दक्कन सिर्फ संख्या बल पर नहीं बल्कि अपनी बुद्धि और रणनीति से भी जीत सकता है। ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक जीत थी जिसने दक्कन का हौसला बुलंद कर दिया। देखिए, लड़ाइयाँ जीतना एक बात है, लेकिन एक राज्य को चलाना बिल्कुल अलग बात है। और यहाँ अंबर की शायद सबसे उबाऊ लेकिन असल में सबसे जरूरी उपलब्धि सामने आती है। और वो क्या थी? उसके भूमि सुधार। भूमि सुधार, ये तो उतना एक्साइटिंग नहीं लगता। एक्साइटिंग नहीं, लेकिन रेवोल्यूशनरी जरूर था। अंबर जानता था कि एक राज्य तभी टिक सकता है जब उसके किसान खुशहाल हों। उसने सदियों से चली आ रही मनमाने ढंग से टैक्स वसूलने की प्रथा को खत्म कर दिया। अच्छा। उसने काठी नाम की एक स्टैंडर्ड मेजरिंग रॉड यानी एक मानक मापने की छड़ी की शुरुआत की। ठीक है। ताकि जमीन के हर टुकड़े को साइंटिफिकली और निष्पक्ष रूप से नापा जा सके। इससे भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ी चोट लगी। ये तो आज के डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल जैसा लग रहा है, मतलब सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया नहीं। 400 साल पहले। बिल्कुल, ये उस जमाने के लिए क्रांतिकारी सोच थी। उसने भ्रष्ट जमींदारों को हटाकर किसानों से सीधा टैक्स लेना शुरू किया, जिसे रैयतवाड़ी व्यवस्था को जड़ें कहा जा सकता है। और भी बहुत कुछ था। अकाल पड़ने पर वो किसानों का टैक्स माफ कर देता था। अच्छा, तो वो किसानों को ज्यादा मेहनत करने के लिए इनकरेज कर रहा था। एग्जैक्टली। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि सालों बाद जब शिवाजी महाराज ने अपना स्वराज स्थापित किया और अपना प्रशासन बनाया, तो उन्होंने मलिक अंबर की इसी काठी प्रणाली को लगभग जस का तस अपना लिया। मतलब नींव अंबर ने रखी थी। बिल्कुल। 14 मई 1626 को 80 साल की उम्र में मलिक अंबर की मौत हो गई। यहाँ तक कि उसके सबसे बड़े दुश्मन यानी मुगल इतिहासकारों ने भी उसकी मौत पर लिखा कि वो कमान और सही फैसले लेने में बेजोड़ था। दुश्मनों से ऐसी तारीफ मिलना उसकी काबिलियत को साबित करता है ना? सही बात है। और यहीं पर इतिहास की मशाल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपी जाती है। अंबर की मौत के ठीक 4 साल बाद 1630 में शिवनेरी के किले में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। ये वही किला था जो मलिक अंबर ने उनके दादा मालोजी राजे भोंसले को इनाम में दिया था। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये एक गहरा सवाल खड़ा करता है। एक शख्स जो भारत में एक संपत्ति, एक गुलाम के तौर पर आया, उसने न सिर्फ एक सल्तनत को तबाह होने से बचाया बल्कि उस सैन्य, प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था की नींव भी रखी, जिसका इस्तेमाल भविष्य के एक महान राजा ने एक साम्राज्य बनाने के लिए किया। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या अंबर स्कूल के बिना शिवाजी महाराज हो सकते थे?